ना खड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए ये काम इतना पवित्र था कि मैंने आने का रिस्क लिया डॉक्टर के मना करने के बावजूद। आज की सभा में हमारे सबसे जो सीनियर नेता हैं श्रीमती सुमित्रा जी, झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी पुजारी जी, मंडावा विधायक रीता चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती स्वर्ण रायला जी, फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर रमनाथ प्रसाद जी, जिला कलेक्टर हैदर श्री श्यामला पूनिया जी, पीएमओ में विशेष अधिकारी श्री महेश जी कीचड़, IPS हैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री सत्यपाल कटेवा जी, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल श्री जयप्रकाश नेहरा जी और जिले के तमाम सम्मानित चौधरी साहबान और हमारी बहनें। मुझे एक शिकायत है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया तो 15-20 औरतें गीत गा रही थी, लेकिन पता नहीं या तो यहाँ के लोग कमजोर हो गए हैं, कठिनाई में है, एक के भी माथे पे बोलना नहीं। मैं बंगलोर गया था जाट के सम्मेलन में और आप हैरत करोगे कि 100% लेडीज आपका यहाँ का जो बात विवास होता है उसमें थी और सबके पास बोलना। तो इन चीजों को भूलो मत, ये लोग आपकी पहचान है। मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जिन हालात में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो मैं खुद जानता हूँ। मैं मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उस वक्त मैं 2 साल का था, खुद खेती करके पढ़ने जाता था, तो मुझे पता है कितनी कितनी कठिनाइयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है और वो ये कि मैं बिहार में राज्यपाल था तब भी, कश्मीर में भी, गोवा में भी और अब जहां वहां भी गवर्नर जनरली कॉन्वोकेशन एड्रेस करने जाता है, उसमें ये पुरस्कार भी होते हैं। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर 20 गोल्ड मेडल होते थे तो 18 लड़कियों के होते थे, अगर 22 गोल्ड मेडल होते थे तो 16 लड़कियों के होते थे। और ये तो वो है जिन्हें हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते, पैदा हो जाती हैं तो अपने से बढ़ जाती हैं। मैं तो सब जगह लड़कों को एड्रेस करके कहता था कि भाई साहब समझ जाओ, क्या करोगे, आप तो खाना भी बनाना नहीं जानते। अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, बॉक्सिंग का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, खेल के मेडल भी ये ले रही हैं, पढ़ाई का भी ये ले रही हैं। तो आप किस काम के बचे हो? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी यंगर जनरेशन ने जो जज्बा, जो आग, जो एक जुस्तजू होनी चाहिए वो गहराई है, एकदम गहराई है। अब ये बहाना करना तो कोई चीज नहीं है कि साहब हमें सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तो हमारे जो IAS और IPS चुने गए हैं इनके भी नहीं थे, लेकिन ये उस लड़ाई में उतरे और कामयाब होकर आगे चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं वो जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई आपको रास्ता नहीं देगा, कोई आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और आपकी जो वो है जिसको कहिए कि जुझारूपन, वही काम आएगा। एक बात मैं यहाँ निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा राजस्थान में बहुत संस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों में शिक्षा का को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा से ज्यादा कोई चीज नहीं है जो आपको एम्पावर करती है। ना दौलत एम्पावर करती है, ना रुपया पैसा एम्पावर करता है, ना बाप की जागीर एम्पावर करती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो काबिलियत है वो आपको एम्पावर करती है। अमेरिका की एक विदेश मंत्री
साल पहले, जिसका नाम था कोंडालीसा राइस। शक्ल सूरत में बहुत साधारण, बदन में बहुत कमजोर, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसलिए अमेरिका की विदेश मंत्री बन गई। वहां अमेरिका में जात बिरादरी या रिश्तेदारी से नहीं बनता, काबिलियत से बनता है। ओबामा का तो बाप भी उसके साथ नहीं था, वो प्रेसिडेंट बन गया। तो वो जो बनी लड़की, मैं उसको फॉलो करता था, उसके एक्शंस को। तो एक दिन मैंने खबर पढ़ी कि जब लीबिया का राष्ट्रपति जो था, जिसका नाम गद्दाफी था, वहां के जो बागी थे उन्होंने उसको मार दिया। मार के उसके जब दफ्तर में गए तो उसके दफ्तर में उनको गद्दाफी की डायरी मिली, और उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा हुआ था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कॉन्डी, मैंने छोटी सी कोंडालीसा राइस अरब शेखों को धमकाती है। अब ये अरब शेखों को छरेरे बदल की, सामने रहती कोंडालीसा राइस साधारण घर की लड़की धमका रही थी। किसकी ताकत पे? अमेरिका की ताकत पे। और अमेरिका की ताकत उसको मिली थी उसकी पढ़ाई की काबिलियत से। तो अगर आप पढ़ाई से काबिल होगे तो बहुत दूर तक जाओगे, कोई सीमा नहीं है कहां तक जाओगे। दूसरे, मुझे ये भी यहाँ अच्छा लगता है राजस्थान में कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा इस बात की जागृति है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं। अभी मुझे 7 तारीख को जाना है, तेजा की फाउंडेशन के लोग वो काम कर रहे हैं बच्चों के हॉस्टल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के ट्यूशन के लिए। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने तालीम को महत्व दिया। जब दूसरी बड़ी लड़ाई, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते थे, वो चल रही थी, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो गई थी और उसमें प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा। उसमें सारी मदों में कटौती की गई थी सिवाय शिक्षा को छोड़। तो विरोधी लोग खड़े हो गए कि साहब शिक्षा में आपने कटौती क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो पुल टूटेंगे वो बन जाएंगे, जो कारखाने तहस नहस हो जाएंगे दोबारा बैठा देंगे, जो मकान नहीं रहेंगे उनको दोबारा तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब होगी तो वो वापस नहीं आएगी। लिहाजा मैं शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटूंगा, और उसने शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटा, और शायद इसीलिए वो सारी दुनिया पे राज करने में कामयाब रहे। उनके यहाँ एजुकेशन थी। अब कहोगे आप हमारे लिए एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का तो ये हाल है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। 6% से ज्यादा कभी भी बजट का हिस्सा शिक्षा में नहीं लगा, 6% से ज्यादा। और आप देखिए कि ये जो नोबेल प्राइज होता है, ये हमारे यहाँ 11 या 12 लोगों को मिला है 70 साल में, जिनमें 6 वो हैं जो विदेश में हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक मदर टेरेसा थी। कुल मिला के पढ़ाई वालों को तो 5-6 को मिला है। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में 50, 60, 70, 80, 90 नोबेल प्राइज हैं। यही हालत इंग्लैंड की है। उनके यहाँ एजुकेशन का जो पैमाना है, उसका जो जिसको कहिए मिकदार है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उनके बच्चे फटाफट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं और अल्टीमेटली वो नोबेल प्राइज लेते हैं। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर आप बन जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना, वो पढ़ लिए एक बार, बच्चों को बहका देना है और कुछ नहीं करना। बिहार में 110 कॉलेज ऐसे थे बीएड के, जो नेताओं के थे, जिनमें दाखिले में पैसे ले लिए, उसके बाद कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, इम्तिहान में नकल करा दी, उसमें पास कर दिए। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो जाके फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे।
कैसे सुधर जाएगा? इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और एक बार नौकरी जब यहाँ मिल जाती तो आदमी सोचता तेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लिहाजा मैं बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछता हूँ कि तुम जाते हो पढ़ाने के लिए, क्या 3 साल जो पढ़ा था कभी कोई पढ़ा देते हैं? कोई नई चीज नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई थीसिस नहीं। पीएचडी की आजकल आपका तो पता नहीं, मेरठ में तो 5,000 रुपए में मिल जाती है, पीएचडी भी ऐसे हो जाती है। तो सीरियसली अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा ताकि हम बच्चे नोबेल प्राइज लायक बन सकें और नोबेल प्राइज ला सकें। आज तो हालत बहुत खराब है, मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा इतना तबादला हुआ है कि इतना सरकारी अफसरों का भी नहीं होता। मैं 4 जगह बदला गया, चारों जगह मैंने पता किया। यूनिवर्सिटी मेरी नीचे रहती थी तो मैं यूनिवर्सिटी का पता करता था। बिहार में इतना बुरा हाल है जो मैंने आपको अभी बताया, यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, यही होगा। तो इसको सुधारिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, पढ़ाई के स्तर को और पढ़ाई के लिए रुझान, तब जाके आप तरक्की करेंगे। अब ये जो नए लोग चुने गए हैं, मैं इनको बधाई देते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं 68 में अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। उसी साल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में जिसमें 40 लड़के मारे गए। और उसी साल फ्रांस में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ जिसका नेता था कौन बेनेडिक्ट। तो कौन बेनेडिक्ट ने लिखा था कि सोसाइटी इज ए कार्निवोरस फ्लावर। समाज जो है वो कार्निवोरस फ्लावर जो है, बॉटनी पढ़े वो जानते होंगे, एक ऐसा फूल होता है कि जिसपे जो तितली या कोई चीज आके बैठ जाती है तो वो बंद हो जाता है, तो उसको अपने अंदर ले लेता है, खा जाता है। तो कौन बेनेडिक्ट ने लिखा था कि समाज कार्निवोरस फ्लावर। और उसका ये कहना था कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकल के जाते हो तो आप आइडियलिज्म से भरे हुए होते हो, आप में बहुत जज्बा होता है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, जो आप में होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे आप नौकरी पे पहुंचोगे, आपकी बीवी दूसरे अफसर की बीवी का जेवर दिखाने लगेगी, आपके रिश्तेदार कहने लगेंगे रोज मौका नहीं मिलता, जो मौका मिल रहा है इसी में करो। और 5-4 साल में आप बर्बाद हो जाओगे, उस काम में लग जाओगे जिस काम को मैं खराब कहना चाहता हूँ। और खराब इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। मेरी ओथ हो रही थी जब मिनिस्टर की, तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सत्ता संभल के काम करना। मैं क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर को ईडी पहुंच जाती, आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा दें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर में वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे।
मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है, मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि हमें सरकार करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में तो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाजे नहीं लगा सकते। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं था। आते आते मैंने वहां एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी जमीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बैठा दी। अब वो वहां जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहां बहुत अच्छी लेडी जज चली गई थी। तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज की शादी नहीं हुई थी, उनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए, सबकी जमीनें कैंसिल हो गई हैं और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी जमीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत जमीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटके कब्जा कर लेंगे लोग इस पे। मैं क्यों कहेंगे, महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो खूंटा गाड़ कर भैंस बांध देता है और कहता मेरी जमीन है। ऐसे ही ये करेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं, कहेंगे साहब इसको कर दो, मतलब मैं इसको बांटने का नहीं ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर है आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर, इन तीनों को बुला के इनके यहाँ जो ये हथियार है, इसका क्या उसका नाम है, जो सामरिक हथियार हैं जो उसमें नहीं रखे जा सकते इसमें कैंटोनमेंट में, उन सबों को जमीन दे दो। मैंने वो सारी जमीन फौज को बढ़वा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जिसमें कोई कब्जा कर ले या उसे खा जाए। ये करीब करीब सब जगह हालत है देश की। तो मैं आपसे जो नए जो अफसर आए हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाओ कार्निवोलस फ्लावर मत बनना, समाज के दबाव में मत आना, खासतौर से बीवियों के दबाव में बिल्कुल मत आना। कोई खराब करती हैं, बुरा मत माने, वो पड़ोसन की सारी चीज दिखाएं। देखो इसके लिए आजकल टीवी में ऐड डाला, वो एक अफसर है, वो जा रहा है अपनी बीवी के साथ अपने माता तो कहता मेरा जूनियर है, तो जाते कहती जूनियर है, घर तो देख कितना बढ़िया कर रखा है, मिसेस शर्मा की साड़ी तो देख कैसी है। तो ये दबाव आएंगे आप, ये दूर नहीं है और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा पैसा कमा लें, बढ़िया गाड़ी लें, बंगला बना दें।
मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जयपुर में कि जिनके गांव में फूस का घर नहीं था और उन्होंने क्या क्या बंगले बना रखे हैं, वो आपके समाज में भी आके इनाम बांट जाते हैं। आप कभी देखते ही नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को निष्कलंक रखिए, अपनी सेवा को निष्कलंक रखिए, खुद को निष्कलंक रखिए, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। मेरे पास आप यकीन करेंगी बहन जी, आपसे बता रहा हूं मैं कि रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं, सरकार को अलॉट कर देगी तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे घर में मैं जहां रहता था वो 1.5 कमरे का मकान था। जो भी 24 साहबान मिलने आते थे, खासतौर से राजस्थान वालों का तो बहुत पैसा, वो देखते हैं कि 1.5 कमरे के मकान में रह रहा है, मिनिस्टर रह लिया, MP रह लिया, MLA रह लिया, क्या चीज है। और वो मुझे तिरस्कार की निगाह से देख के चले जाते। लेकिन मुझे पता था ये गरीबी जो है ये मेरी ताकत है, और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं देश के किसी भी ताकतवर आदमी से लड़ सकता हूँ। किसानों के सवाल पे अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो मैं इस पद को छोड़कर उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरी अलमारी में कोई गलत चीज न रखी। ये मैं श्योर हूं, ये मैं आश्वस्त हूं, ये मैं जानता हूं कि मैंने कोई भी गलत काम, यहाँ भी मेरे बड़े रिश्तेदार बैठे हैं इस सभा में, वो गए कश्मीर भी गए थे, वो बड़े बड़े प्रपोजल्स लेके जाते थे, मैंने किसी की फली नहीं खोली, कुछ नहीं किया। और मैंने कहा कि जेब मुझे काटनी है कि आपको काटनी है, ये अपना घर ले जाओ, सारी दुनिया पड़ी वहां कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं जो नए लोग चुने गए हैं उनसे ये चाहूंगा कि वो अपने मानदंड कायम करें, ईमानदारी के, निष्ठा के, अपने समाज के लिए कमिटमेंट के, और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ये जो संस्थाएं हैं जिसकी चला रहे हैं, इनमें जो योगदान हो सके वो दें, क्योंकि यहीं से हमारे बच्चे निकलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत लंबा भाषण कर गया, इतना बोलने का मौका नहीं था और ना मेरी हालत थी इतना बोलने की, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ ये जाट गौरव संस्थान वाले काम कर रहे हैं, इसी तरह के कामों से समाज बढ़ेगा, इसी तरह के कामों से समाज की तरक्की होगी। समाज की तरक्की बुढ़े के मरने का 40 गांव का खाना देने से बुढ़ा सूरजमल नहीं हो जाएगा। बुढ़ा तो वही रहेगा जो मरा। आप दहेज बंद करके बच्चों की पढ़ाई पे रुपया लगाइए, बैठक बड़ी धूम, 4 आदमी नहीं घर में 20 कमरे की कोठी ठोकते हो, काहे के लिए भाई? बच्चे को पढ़ाओ, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, यहाँ के बढ़िया से बढ़िया संस्थान में भेजो। उस तरफ तवज्जो नहीं है। एक बहन जी हमारी मदद कर सकती है, सुमित्रा जी, यहाँ की औरतों में सोने का बहुत शौक है। सोना पहनने का इतना चलन है कि यहाँ से यहाँ तक सोने में भरी रहती है। कल मेरे राजस्थान के एक रिश्तेदार लोग आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि बेटे की शादी करने में कब कर लो, क्या दिक्कत है? कहने लगे 1.5-2 किलो तो सोना ही चाहिए। मैं कहा क्यों? कहने हमारे तो इतना ही चढ़ता, ये सही है क्या? बोलो मैं कुछ चीजों जी मारवाड़ साइड में ये है, और मैंने इसकी तस्दीक करी, बाड़मेर में है, मैंने इसकी तस्दीक करी है कि सोने का इतना क्रेज और शौक है कि चाहे घर बिक जाए सोना होना चाहिए। इन सब चीजों को छोड़ें, ये अवगुण हैं, इनसे बचें और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें, उसको वैल्यू सिस्टम दें, उसको ईमानदार और निर्भर होना सिखाएं। तो मैं समझूंगा कि आप अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करें। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया, लेकिन मैं हालत में नहीं था कि कुछ कोई बढ़िया भाषण कर सकूं।
लिहाजा मैंने जो मेरे पे टूटा था वो आपके सामने रख दिया। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आगे भी जब भी आपका कोई कार्यक्रम होगा मैं निश्चित आऊँगा। थैंक यू। बहुत बहुत आभारी।